हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। इसकी शॉर्ट फॉर्म कैपिटल एन और कैपिटल वाई होती है। तो नेशनल इनकम क्या होता है वो डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मैं नेशनल इनकम की मीनिंग डिस्कस करूंगा, प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश करूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स दैट आर जनरेटेड within the national territory of a country by normal residents during the period of 1 year or accounting year। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। नेशनल इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। तो नेशनल इनकम फैक्टर इनकम्स का सम होता है। अब ये फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं? तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग बनाई है फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स होती हैं इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड की जो फैक्टर इनकम है वो क्या होती है? रेंट। लेबर की वेजेस, कैपिटल की इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। तो इन सारी इनकम्स का अगर हम टोटल कर लेंगे तो वो फैक्टर इनकम्स आ जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स दैट आर जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी। अभी नेशनल टेरिटरी क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो नेशनल टेरिटरी सिंपल वर्ड्स में दैट टेरिटरी अप टू विच वी हैव आर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। हमारे कंट्री का जिस जिस जगह तक आउटसाइड द कंट्री प्लस विद इन द कंट्री जहां तक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसको हम नेशनल टेरिटरी मानते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं तो नेशनल टेरिटरी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री प्लस NFYA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कई लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये नहीं है कि जो कंट्री के बाहर से पैसा आया, जो कंट्री के बाहर से पैसा आया वो तो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब ये है कि जो बाहर से आया माइनस जो यहां से गया, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, वो बना नेट। समझ गए बात? तो जो भी नेट आया उसको प्लस कर देंगे अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम से या डोमेस्टिक टेरिटरी से, तो हमारी नेशनल टेरिटरी बन जाती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है इंक्लूड्स ऑल द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब विद इन द कंट्री। NFYA मतलब नेट इनकम जो बाहर से आई और यहां से गई उसका नेट, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड कर दें तो नेशनल टेरिटरी बन जाती है। अब मैं फिर से पढ़ता हूं नेशनल इनकम का फॉर्मूला। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स दैट आर जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। जितनी भी फैक्टर इनकम्स हैं जो जनरेट होती हैं नेशनल टेरिटरी में मतलब विद इन द कंट्री, और जो बाहर से भी आई हुई हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है एक साल के अंदर अंदर। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स वो रेजिडेंट्स हैं जो पहला कंट्री के सिटीजन है और कोई इलीगल काम नहीं करते। समझ के बात? कंट्री के सिटीजन है और इलीगल काम नहीं करते। प्लस अगर सिटीजन नहीं है, ऑल दोज फॉरनर्स हु स्टे इन द कंट्री इज मोर देन 1 year। वो सारे फॉरनर्स जिनका स्टे इंडिया में एक साल से ज्यादा है, मगर वो स्पोर्ट्समैन नहीं होने चाहिए वो फॉरनर्स, मगर वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ना आए हों, मगर वो ऑफिशियल वर्क के लिए ना आए हों। जैसे वर्ल्ड बैंक ने अपने कोई मुलाजिम को भेज दिया या एम्प्लॉय को भेज दिया यहाँ पे, जो यहाँ के हेडक्वार्टर में एक साल से ज्यादा रह रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। टूरिस्ट नहीं होना चाहिए और सिर्फ वही होना चाहिए हु आर हेयर फॉर बिजनेस और जॉब फॉर मोर देन 1 year, और इलीगल एक्टिविटीज में वो नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए। बेसिकली उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट शुड लाई इन फेवर ऑफ कंट्री। जो भी वो काम करते हैं, चाहे वो सिटीजन है चाहे सिटीजन नहीं है, उनका जो इंटरेस्ट है वो कंट्री की फेवर में जाना चाहिए। एंड दे शैल नॉट बी इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। तो नॉर्मल रेजिडेंट सिटीजन आगे जो कि इलीगल काम नहीं करते, वो सारे फॉरनर जो कि यहाँ पे सिर्फ अपने बिजनेस मोटिव के लिए आए हुए हैं, उन्हीं को एक साल से ज्यादा हो गया उनको, उन्हीं को माना जाता है नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ नेशनल इनकम की जो मीनिंग है, आपको अब क्लियर हो जाएगा कि इट रेफर्स टू, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, वो सारे फैक्टर इनकम्स जो कि जनरेट किए गए विद इन द नेशनल टेरिटरी मतलब विद इन द कंट्री, और बाहर से भी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आया है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाए हैं एक साल के अंदर अंदर, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। अगर आपको नेशनल इनकम का टॉपिक करना है तो सबसे पहले आपको नेशनल इनकम का मीनिंग तो
जानना ही होना चाहिए। अगर मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कैलकुलेट क्या करोगे, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ नेशनल इनकम के बेसिक फार्मूला की एक छोटी सी वीडियो। बेसिक फार्मूला बताऊंगा क्या होते हैं। अगर ये 3 बेसिक फार्मूले आपको आ गए तो नेशनल इनकम 90% आपको आ गई, क्योंकि नेशनल इनकम में फार्मूले घुमा फिरा के बनाने होते हैं और जिनको घुमाना फिराना होता है इधर उधर, उन फार्मूलों की लिस्ट मैंने आपको इस वीडियो में दी हुई है। समझाने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है ग्रॉस वर्सेस नेट। तो अगर आपको ग्रॉस का कोई भी फॉर्मूला आता है दैट विल बी इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर आपको नेट की टर्म्स में निकालना है तो ये आ जाएगा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा वो सारी की सारी वीडियोस इस वीडियो पे बेस्ड हैं। दूसरा, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। अगर नेशनल की बात हो रही है, नेशनल का कोई भी कंसेप्ट है, तो उसका फॉर्मूला होगा डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बुक्स में NFYA की जगह NFIA भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डोमेस्टिक का फॉर्मूला अगर निकालना है डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट का, तो नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड जो कंसेप्ट है वो आ जाता है इसमें मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस, जब भी आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, मार्केट प्राइस उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हमने फैक्टर कॉस्ट की टर्म्स में निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब कई बच्चे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब NIT, इसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा किया 100 करोड़ और गवर्नमेंट ने कंपनीज को एनकरेज करने के लिए 20 करोड़ की सब्सिडी दे दी, तो सरकार को नेट कितना बचा, 80 करोड़। तो ये जो नेट बचा है इसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको निकालते हो, इसको कैलकुलेट करते हो, अगर आपको कंसेप्ट का मतलब ही नहीं पता तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर रट्टे के थ्रू कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये GDP एट MP इसको कहा जाता है। ये होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ final goods and services produced within the domestic territory of a country inclusive of depreciation during the period of 1 year या accounting year। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को जानना है तो इसका मतलब होता है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक है ना, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी मार्केट वैल्यू क्या थी, मतलब मार्केट में जब बिकेंगे किस प्राइस पे बिकेंगे, समझ की बात। मगर जो भी ग्रॉस का टॉपिक होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। और जो भी हम GDP वगैरह निकालते हैं, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं, उसको हम एक साल के अंदर अंदर निकालते हैं, इसलिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर लिखा है। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ सिंपल वर्ड्स में। GDP एट MP का मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन द कंट्री जितना भी माल बना उसका मार्केट में जो रेट है, मार्केट प्राइस है, उसको टोटल कर लो, प्लस उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लो, क्योंकि ग्रॉस के कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन तो होता ही है, तो वो बन जाता है GDP एट MP। अब GDP एट MP को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको तब समझ आएंगे जब आप पिछली वीडियो देखोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ये वाला, GDP एट MP इज इक्वल्स टू NDP एट MP प्लस डेप्रिसिएशन। मैंने इसमें क्या किया, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट इट इज इक्वल्स टू नेट का कॉन्सेप्ट, बाकी सारे वर्ड सेम है ये वाले, समझ गए बात। ग्रॉस का कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू नेट का कॉन्सेप्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये तो आपको पता ही है ना, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। दूसरे में मैंने क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है डोमेस्टिक, इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको ये फॉर्मूला भी पढ़ने के लिए पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें था कि नेशनल का कोई भी कंसेप्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक का कंसेप्ट प्लस NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट निकालना है तो नेशनल का कॉन्सेप्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, जब आपने पिछली वीडियो पढ़ी होगी तो अपने आप ही समझ आ जाएंगी। थर्ड कॉन्सेप्ट है GDP एट MP इज इक्वल्स टू GDP एट FC प्लस NIT। इसमें मैंने क्या किया, ये जो मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट है इट इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बाकी सारे वर्ड्स मैंने चेंज नहीं किए, समझ गए बात। तो इसमें क्या है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको पता है मार्केट प्राइस में जो भी चीज मिलती है मार्केट रेट पे, उसमें फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूडेड होती है, प्लस जो सरकार टैक्स लगाती है वो इंक्लूड होता है, उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपको फॉर्मूला पिछली वीडियो में मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नेशनल इनकम का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको कहा जाता है एनडीपी एट एमपी। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी और किसी जगह दोबारा आपको भटकना नहीं पड़ेगा नेशनल इनकम के लिए। नंबर वाइज देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। It refers to the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country excluding depreciation during the period of an accounting year या 1 year। तो सिंपल वर्ड्स में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक वर्ड आ गया ना, डोमेस्टिक का मतलब कि विद इन द कंट्री जितना भी माल बना है उसका मार्केट प्राइस का टोटल कर लें, उसकी मार्केट वैल्यू टोटल निकाल लें, तो उसे एनडीपी एट एमपी कहते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब जितना भी मार्केट वैल्यू निकलेगी विद इन द कंट्री जो माल बना है उसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी मार्केट वैल्यू निकलेगी उसमें में से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको एनडीपी एट एमपी मिल जाती है। चलिए अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला वही वाला जैसे मैंने आपको बताया था कि नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो बाकी वर्ड्स मैंने चेंज नहीं किए, ये तरीका है फॉर्मूले को याद करने का कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब हम ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं तो नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन भी तो कर सकते हैं, बाकी वर्ड्स मैंने बिल्कुल नहीं छेड़े, समझ गए बात आप। नेक्स्ट आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे डोमेस्टिक आ गया ना, मैं नंबर वाइज पहले वर्ड से फॉर्मूला निकालता हूँ, फिर दूसरे से, फिर लास्ट वाले से। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस एनएफआईए। आपको पता है ना, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। तो अगर डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले देखने हैं तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो ये आपको मिनट में समझ आ जाएंगी। समझ के बाद थर्ड फॉर्मूला बनता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस है ये क्या होता है, ये होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बाकी कोई भी वर्ड चेंज नहीं होगा। समझ गए बात। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि जब भी आप मार्केट में कोई प्राइस पे चीज खरीदने जाते हैं तो उसमें फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूडेड होता ही है, ऊपर से टैक्स भी होता है। समझ गए बात। तो ये लॉजिक से याद रखोगे तो फॉर्मूला बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नेशनल इनकम का टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से है। नेशनल इनकम का ये जो टॉपिक है इसका नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको जीएनपी एट एमपी कहा जाता है। तो बताने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर और अकाउंटिंग ईयर। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल टेरिटरी के अंदर बने हैं, उनमें उनकी मार्केट वैल्यू को देख के उनमें अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू को भी ऐड कर दिया जाए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। तो इसमें फर्क क्या है, जो पिछले टॉपिक कराए उसमें डोमेस्टिक था, इसमें नेशनल है। और आपको पता है नेशनल क्या होता है, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफवाईए। एनएफवाईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बुक्स में एनएफवाईए को एनएफआईए भी, एनएफवाईए को एनएफआईए भी लिखा हुआ है। तो बात तो एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वाईए लिखो या आई लिखो, एक ही बात है। समझ गई बात। तो अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख रहे हो तो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू नेट का कॉन्सेप्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला तो पेट है, समझ गए बात। बाकी कोई वर्ड हमने हिलाया नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले वर्ड को हिलाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरे वर्ड से फॉर्मूला बनाता हूँ, फिर तीसरे वर्ड से, ताकि नंबर वाइज बने, आपको याद भी रहे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए।
अब मैं आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है जो तनख्वाहें बाहर से आई, जो पैसा हमें इनकम बाहर से आई माइनस जो इनकम हमने बाहर दी, तो जो नेट बचा ना वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मार्केट प्राइस मतलब जो मार्केट में जो प्राइस पे सामान बिक रहा है उसके अंदर फैक्टर कॉस्ट, उसको बनाने का खर्चा तो इंक्लूडेड है ही है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये फॉर्मूले आपको तभी आएंगे जब आप नंबर वाइज मेरी वीडियो देखोगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको एनएनपी एट एमपीबी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज करेंगे तो सारा का सारा समझ आएगा और दोबारा किसी वीडियो को देखने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू the market value of final goods and services produced within the national territory of a country excluding depreciation during the period of an accounting year या 1 year। तो net national product at market price का मतलब होता है कि within the national territory, मतलब विद इन द नेशनल टेरिटरी। हमारी नेशनल टेरिटरी क्या होता है? विद इन द कंट्री प्लस NFI, मतलब बाहर से भी जो आ रहा है। तो नेशनल टेरिटरी के अंदर जितने भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उनकी जितनी भी मार्केट प्राइस है उसको टोटल कर लें, उसमें में से माइनस कर लें डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक बार दोबारा बताता हूँ, नेशनल टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर दें। मार्केट वैल्यू मतलब जितना भी उनका मार्केट प्राइस है उन सबको ऐड कर लें और उसमें में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लें, तो हमारे आगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करना है? क्योंकि ये नेट का कॉन्सेप्ट है और नेट के कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन नहीं आती। समझ गई बात? अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला डिस्क्राइब करने से पहले बता दूं कि मैं नंबर वाइज फॉर्मूला डिस्क्राइब करूंगा। पहला वर्ड क्या आ जाता है? नेट। तो नेट का फॉर्मूला क्या होता है? सेम टू सेम, बाकी वर्ड्स नहीं चेंज होंगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। समझ गई बात? दूसरा सेकंड वर्ड पकड़ लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल क्या होता है? विद इन द कंट्री प्लस बाहर की तनख्वाहें। तो डोमेस्टिक क्या होता है? विद इन द कंट्री प्लस बाहर की तनख्वाहों को क्या कहेंगे? जो बाहर से आ रही है माइनस जो यहां से जा रही है, उसका जो नेट है वो है NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बुक्स में इसको NFIA भी लिया होता है। थर्ड फॉर्मूला बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको ये भी पता है कि मार्केट प्राइस, जब भी मार्केट में सामान बिकता है मार्केट प्राइस पे, तो उसमें फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूडेड होती है, बट जो सरकार टैक्सेस वगैरह लगाती है वो भी इंक्लूड होते हैं। तो मार्केट प्राइस का कोई भी कॉन्सेप्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT के बराबर होगा, बाकी वर्ड्स में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। ये फॉर्मूले बनाने के और याद रखने के तरीके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको GDP एट FCB कहा जाता है। इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको ना समझ आए, अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। और ज़्यादातर मेरी वीडियो 5-7 मिनट से ऊपर होती नहीं है। अगर 5-5, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो में आपको समझ आ रहा है तो और क्या चाहिए। तो इसलिए नंबर वाइज देखेंगे तो कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, और अगर नंबर वाइज नहीं देखेंगे, बीच बिचाले से देखेंगे और आगे आगे करके देखेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services within the domestic territory inclusive of depreciation during an accounting year। तो इसको समझाता हूं मैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, जितना भी माल बना विद इन द कंट्री, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने विद इन द कंट्री, उसको बनाने में कितना कॉस्टिंग लगी, ठीक है, उसको बनाने में कितनी कॉस्टिंग लगी प्लस डेप्रिसिएशन कर लें अगर, तो हमें मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ गई बात? एक बार फिर से बताता हूँ। विद इन द कंट्री जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनको बनाने में जितना भी खर्चा आया उसमें अगर इंक्लूड कर दें डेप्रिसिएशन, तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर्स की कीमत,
क्या पड़ी हमें, कॉस्टिंग क्या पड़ी, और ग्रॉस के लिए हमने इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दिया। अगर यहाँ नेट होता तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लिख देते। समझ के बाद वर्ड्स का हेर फेर है और कुछ नहीं है। तो अब इसके फॉर्मूले, अब फॉर्मूला में आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको बहुत जल्दी फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। आपको ये पता ही है कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको पता है कि नेशनल का कोई भी कंसेप्ट डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से बनता है। तो डोमेस्टिक क्या हुआ, नेशनल का कॉन्सेप्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा फॉर्मूला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से, तो आपको पता है कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस जो सरकार टैक्स लगती है, इन दोनों को मिला के मार्केट प्राइस बनता है। तो अगर हमने फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से जो भी सरकार ने टैक्स लगाया वो माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको एनडीपी एट एफसी भी कहा जाता है। तो क्योंकि नेट की बात होगी तो इसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी, तो चलिए इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स और फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड on the production of final goods and services within the domestic territory excluding the depreciation during an accounting year। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब विद इन द कंट्री जितने भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनकी फैक्टर कॉस्ट मतलब कीमत कितनी लगी, कीमत मतलब कि खर्चा कितना पड़ा, कीमत तो प्राइस हो जाता है, खर्चा कितना पड़ा मतलब उनको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ। समझ गए बात। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहता है कि विद इन द कंट्री जितना भी आप माल बनाते हो उसको बनाने में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनको बनाने में जितना भी खर्चा आता है उस खर्चे में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर लें तो उसे एनडीपी एट एफसी कहा जाता है। नेट में नेट का कॉन्सेप्ट है ना, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन या एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लिखना जरूरी है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये एक एक साल के लिए निकलते हैं, इसलिए अकाउंटिंग ईयर या 1 ईयर आप लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहला फॉर्मूला तो वही है कि नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट का कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको तो 2 मिनट में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमने नेशनल का कोई भी कॉन्सेप्ट निकालना है तो वो डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, और अगर डोमेस्टिक निकालना है तो वो क्या होगा, नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर डोमेस्टिक निकालना है इट इज नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं समझ आ रहे तो आप नंबर वाइज देखिए, मैंने पिछली वीडियोस में ये सारे फॉर्मूले नंबर वाइज कराए हैं। अगर आप पूरी जो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, मतलब नेशनल इनकम का चैप्टर, डिस्क्रिप्शन में जाएं और मैंने रिलेटेड टॉपिक के अंदर सारे के सारे दिए हुए हैं, आप नंबर वाइज देखेंगे तो पता लगेगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको ये पता ही है, मार्केट प्राइस, मार्केट में जो चीज मिलती है जिस प्राइस पे, उसमें फैक्टर कॉस्ट भी होता है, बस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सरकार के टैक्सेस हैं वो भी होते हैं। तो अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या निकलेगा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हल्के फुल्के से फॉर्मूले ही आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो भी फैक्टर कॉस्ट है इट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, टॉपिक का नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको जीएनपी एट एफसी भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक बताने से पहले, समझाने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज चेक करेंगे तो इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर कॉस्ट्स incurred on the production of final goods and services within the national territory inclusive of depreciation during an accounting year। अब इसको सिंपल वर्ड्स में, सिंपल भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि नेशनल टेरिटरी में, विद इन द नेशनल टेरिटरी, जिसमें डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आ जाती है, नेशनल टेरिटरी में जो भी आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, उनको बनाने में जो भी खर्चा हुआ
उनको टोटल करो और उसमें में से डेप्रिसिएशन ऐड करो, मतलब जितना खर्चा लगा प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करके आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं और जो भी ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलती है वो एक अकाउंटिंग ईयर या 1 ईयर के हिसाब से निकलती है। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसका आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। आपको पता है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन तो होता ही है, बाकी सारे वर्ड्स में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFYA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें भी आपको पता है कि नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFYA। ये छोटे फॉर्मूले कहाँ से आए, ये आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज देखेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको नंबर वाइज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये कैसे बना बताता हूं आपको। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट में जो कीमत है, इट इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, उसको बनाने की कॉस्टिंग प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आपने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो वो आ जाएगी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वही तो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना, ये मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट प्लस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सारे फॉर्मूले इंटर रिलेटेड हैं, आपको बस नंबर वाइज मेरी वीडियोस देखनी है, ये सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ नेशनल इनकम का एक और टॉपिक, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस बना रहा हूँ मैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम चैप्टर है और टॉपिक का नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको NNP एट FC भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि पूरी की पूरी जो नेशनल इनकम निकालो कहते रहते हैं ना, तो नेशनल इनकम का मतलब ही होता है NNP एट FC। तो अगर आपको कहा गया है कि नेशनल इनकम निकालो तो उसका मतलब क्या है, NNP एट FC निकालो। तो नेशनल इनकम इज NNP एट FC, ये बात याद रखना। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप सीधा इस वीडियो में आ गए हैं इधर उधर से भटकते हुए, तो आपको पहले नंबर वाइज सारी वीडियोस देखनी चाहिए, तो ये आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी। और 2 मिनट की वीडियो ही होगी, या 3 मिनट से ज्यादा ये वीडियो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू, मैं दूसरा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services within the national territory excluding depreciation during an accounting year। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना भी नेशनल टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनको बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ, जो फैक्टर कॉस्ट आई, उसको अगर टोटल कर दें और उसमें में से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दें तो उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। समझ गई बात, एक बार दोबारा बोलता हूँ। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो विद इन द नेशनल टेरिटरी जितने भी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, उसमें में से उनकी जो बने उनकी जो फैक्टर कॉस्ट है, मतलब उनकी जो कॉस्टिंग है, उनको टोटल कर दें और उसमें में से माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट का कंसेप्ट है ना, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस करना ही है, तो माइनस कर दें डेप्रिसिएशन। और अगर ये 1 साल का निकालें या एक अकाउंटिंग ईयर का निकालें तो ये NNP एट FC बन जाएगा। अब इसके 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला वही सेम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपको पता है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट माइनस नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन ही हुआ ना। दूसरा कॉन्सेप्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA। मैं जो वर्ड चेंज कर रहा हूँ सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा, वो आपको फॉर्मूला में देख के ही पता लग रहा है, ठीक है ना। तो नेशनल टेरिटरी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, तो फॉर्मूला होता ही है। थर्ड आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो भी मार्केट प्राइस होता है उसके अंदर फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इंक्लूड होते हैं। तो अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ गए बात, तो यही वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो अगर मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इट इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। इसमें जो आज इस वीडियो में मेथड कराऊंगा उसका नाम है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड करेंगे,
2-3 न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मगर ये टॉपिक करवाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप सीधा ये टॉपिक देख रहे हैं तो शायद आपको ना समझ आए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज सारे टॉपिक पढ़िए। फिर अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ आएगा तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? मगर कोई नाम बदल के अच्छा सा नाम रखना, ठीक है? तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है? इनकम मेथड सिंपल वर्ड्स में कहता है कि अगर हम सारी फैक्टर इनकम्स जोड़ दें, नेशनल टेरिटरी में जितनी भी आई हैं वहाँ सारी फैक्टर इनकम्स जोड़ दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। वेरी सिंपल। अंडर दिस मेथड national income can be calculated by taking the sum total of all factor incomes earned by normal residents of a country during 1 year in the national territory. National territory में एक कंट्री की नेशनल टेरिटरी में, अब नेशनल टेरिटरी क्या होती है ये आपको पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नेशनल टेरिटरी में जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट होते हैं उनका टोटल कर लिया जाए एक साल में तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है इस मेथड के हिसाब से। इस मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहा जाता है। समझ के बात, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने मेरी अब तक की सारी वीडियो नेशनल इनकम पे देखी है तो आपको 90% नेशनल इनकम अब तक आ गई होगी। अगर आपको कंपोनेंट्स भी आ गए तो ये समझ लो कि तीनों के तीनों मेथड्स जो हैं इनके कंपोनेंट्स आ गए तो ये समझ लो कि आपको 95% जो है आपको नेशनल इनकम आ गई। समझ के बात। तो आज हम इसके साथ करेंगे जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेशनल इनकम के, कंपोनेंट्स पे डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स इनकम मेथड के उसमें फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जब भी आप किसी को नौकरी पे रखते हो तो नौकरी पे रखने के लिए उसे कुछ पैसे तो दोगे ना, उसे कॉम्पनसेशन तो दोगे ना। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंडर आ जाता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एज वेल एज इन काइंड। तो कैश में हो या काइंड में हो, वेजेस एंड सैलरीज तो वेजेस एंड सैलरीज ही मानी जाएंगी। सेकंड आ जाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को होती है जो टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। और थर्ड पार्ट आ जाता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलती है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पेंशन्स दो टाइप की होती हैं। एक होती है ओल्ड एज पेंशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होती है ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज जो बूढ़ों वगैरह को मिलती है, ठीक है, ओल्ड एज। और एक होती है जो पेंशन आपको रिटायरमेंट पे मिलती है। तो वो पेंशन जो आपको रिटायरमेंट पे मिलती है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, मगर जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो वन साइडेड पेमेंट है। जो ओल्ड एज में मिलती है वो यूनिलेटरल पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट है, वो गवर्नमेंट वेलफेयर करने के लिए बूढ़ों को दे देती है। समझ की बात। मगर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ये वाली जो पेंशन है रिटायरमेंट की, ये तो काम करने के बाद मिल रही है ना। समझ के बाद। तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का एक पार्ट है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस वो इनकम है जो नॉन लेबर इनकम्स होती हैं। बेसिकली किसी के अंडर काम करने से ये इनकम्स नहीं मिलती। इसमें एग्जांपल आ जाता है, बेसिकली कुछ बुक्स में लिखा होता है कि इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी एंड प्रॉपर्टी, इस टाइप की जो इनकम्स होती हैं। जैसे पहला आ जाता है रेंट। रेंट जो भी आपकी इनकम है वो लेबर इनकम तो नहीं है। दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा प्रॉफिट्स। ये सारी की सारी जो इनकम्स हैं, तीनों टाइप की इनकम, ये नॉन लेबर इनकम है एक टाइप की। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर आती हैं। अब प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहला जो प्रॉफिट का पार्ट है वो है डिविडेंड। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को बंटता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और इसको दूसरे टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। सेकंड आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। जो भी प्रॉफिट कमाती कंपनी उसका एक हिस्सा तो सरकार को भी देगी ना एज अ टैक्स, तो उसे कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है। और तीसरा हिस्सा जो बच जाता है कंपनी अपने पास सेविंग के तौर पर रख लेती है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है या कॉर्पोरेट सेविंग्स कहा जाता है। ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है इस मेथड का वो है इन मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड which is a mixture of wages, rent, interest and profit. That's why it is called mixed income. तो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, शेयर मार्केट से भी कमा रहा है, रेंट पे भी घर चढ़ाया हुआ है, थोड़ी बहुत ट्यूशनें भी पढ़ा रहा है, 3-4 जगह से मिक्स्ड इनकम आ रही है, तो उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। अब इन तीनों को जब तीनों कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। मगर इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करके क्या बनेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
इनकम मेथड को यूज करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या आपने प्रिकॉशंस रखनी है ताकि आपका आंसर गलत ना निकले। पहला, ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये यूनिलेटरल है, वन साइडेड पेमेंट्स हैं ये। तो जो भी वन साइडेड पेमेंट है जिसके बदले कुछ किया ही ना गया हो, जो मुफ्त में इधर आई हो, स्कॉलरशिप टाइप, पॉकेट मनी टाइप, वो चीज नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज से जो भी पैसा कमाओगे वो तो ब्लैक मनी होगा ना, वो तो आप शो ही नहीं करोगे, तो नेशनल इनकम में वो चीज नहीं ऐड होगी। कमीशन पेड टू कमीशन एजेंट्स इज हिज फैक्टर इनकम। जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, लाइक सेकंड हैंड कार खरीदने चले गए या कोई फ्लैट खरीदने चले गए, तो जो बीच में कमीशन एजेंट्स होते हैं, जो कमीशंस होती हैं, वो तो उनकी फैक्टर इनकम्स होती हैं, तो उनको हमें कंसीडर करना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, सेम एज ब्रोकर, जो ब्रोकरेज होती है, जो ब्रोकर शेयर खरीदवाता है और बिकवाता है, उसकी तो ब्रोकरेज उसे मिलती है ना, तो जो ब्रोकरेज है, जो ब्रोकर कमाता है, वो भी उसकी फैक्टर इनकम होती है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर कोई किसी भी बंदे की लॉटरी निकल गई तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। इसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 10 बंदे हैं जिन्होंने लॉटरी डाली 100 रुपए की, टोटल 1000 रुपए हो गए। अब जो बंदा भी लॉटरी से नंबर जीत जाएगा उसे 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो क्या सबके जेबों में से पैसे निकल के एक बंदे को मिल गए तो क्या नेशनल इनकम बढ़ गई? नहीं, क्योंकि अगर एक बंदे को बल्क में पैसा आया है तो वो बाकियों का गया भी तो है ना। तो ओवरऑल नेशनल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉटरी का। समझ के बात। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड एज रेंट। तो अगर आप अपने घर में रह रहे हो और बच रहा है तो उसको भी एज अ रेंट को ट्रीट करना पड़ेगा। सेकंड आ जाता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू काउंट। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपने लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। प्रोडक्शन किसकी कर रहे हो? प्रोडक्शन ऑफ गुड, ये बात याद रखना। अगर कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हम कंसीडर करेंगे, मगर अगर कोई भी सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता नेशनल इनकम में। समझ गए बात। तो जो भी आप प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो ऑफ गुड, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब मैंने आपको बताया था ये तीनों कंपोनेंट मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सबसे पहली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एनडीपीएटएफसी। एनडीपीएटएफसी कैसे मिलेगा? अगर इन तीनों को मिलाते हो तो दिमाग से सोचो, इन तीनों के जितने भी मैंने कंपोनेंट करवाए उसमें कहीं ग्रॉस वर्ड या ग्रॉस का कोई कंपोनेंट आया? नहीं आया, इसलिए नेट में आंसर आएगा। दूसरा, इन तीनों में कहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आई नहीं, इसलिए आंसर डोमेस्टिक में आएगा। और प्रोडक्ट तो हर एक के साथ लगता ही है, और आपको पता है ना ये फैक्टर इनकम वाला मेथड है। जब भी इनकम वाला मेथड करेंगे तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट आएगा। समझ गए बात। तो ये लॉजिक्स याद रखने बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लग रहा है कि एनडीपीएटएफसी क्यों आएगा। और अगर एनडीपीएटएफसी में हम एनएफवाईए, मतलब जो बाहर से आ रहा है हमें और जो बाहर जा रहा है, उसका नेट जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लें तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है, जिसे कि हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये तो था एक तरीका आपको फॉर्मूला समझाने का। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है फाइंड नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये करना है। तो सबसे पहले नेट डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? नेट डोमेस्टिक इनकम इज द सेम थिंग जिसको हम कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक ही बात होगी। समझ गई बात। वैसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी एक ही बात हुई। समझ गई बात। तो अब हम देख रहे हैं कंपोनेंट। हमें नहीं ये पता कि ये इनकम मेथड है या कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनकम मेथड वाले कोई कंपोनेंट दिख भी रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हमने क्या देखना है? ये वाले मेथड देखने हैं, मगर नंबर वाइज देखने हैं। आपने हचड़ पचड़ में नहीं देखने। अगर आपने उल्टे पुल्टे करके देखे तो ये समझ लो कि गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आप देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है कि नहीं। तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। दूसरा देखो ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ है, हाँ जी है। तीसरा देखो कि यहाँ मिक्स्ड इनकम है, तो आप चेक करो मिक्स्ड इनकम कहीं है, हाँ है। तो अब इन तीनों को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये मिलेगा ना। तो अभी मैंने बताया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। नेट डोमेस्टिक इनकम को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। तो ये तीनों को ऐड करके जो भी आपका आंसर आया वो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, जिसको हम नेट डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इट इज इक्वल्स टू, मैंने आपको ये फॉर्मूले पीछे करवाए हुए हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहे तो आप नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज लिंक मैंने दिए हुए हैं, वो जाके आप
प्रैक्टिस करें नंबर वाइज और सारा का सारा साथ के साथ नोट करके नोट्स बनाएं। तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट का कॉन्सेप्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमें यहाँ डेप्रिसिएशन दी हुई है जी, बिल्कुल दी हुई है। तो आपने क्या करना है, जो भी इसका ऊपर वाले का आंसर आएगा नेट डोमेस्टिक इनकम का, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करके निकाल देनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालो। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगर उसमें मैं उल्टा बोल गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो मैंने ऊपर फर्स्ट पार्ट में निकाला था, इसमें अगर मैं NFYA ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, अगर मैं NFYA ऐड कर दूंगा तो ये जो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है। और अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिए हुए हैं जो कि हैं 9000 माइनस सब्सिडीज भी दी हुई है जो कि है 1800। इनको सॉल्व करके हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। समझ गए बात। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमने पहले पार्ट में निकाला था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें बाहर की तनख्वाह NFY ऐड करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो हमने पहले ये जो लिया हुआ था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था हमने, इसमें प्लस करेंगे NFYA। तो जब NFYA ऐड कर लेंगे बाहर की तनख्वाह, तो ये जो डोमेस्टिक है ये नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये नेशनल में कन्वर्ट हो गया, अब हमारा क्या मकसद है, मार्केट प्राइस बनाना इस फैक्टर कॉस्ट को। तो अगर मैं इसमें फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगा तो आपका बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ की बात। तो इसी हिसाब से मैंने फॉर्मूला ये बनाया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे पॉज करके लिखते रहो। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो इसमें आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। समझ की बात। तो ये भी आपका प्लस माइनस करके यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक और न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। तो इसमें कहा हुआ है डोमेस्टिक इनकम निकालो और नेशनल इनकम निकालो। हमें तो एक आई नहीं कि इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, कुछ नहीं बताया। तो सबसे पहले आप देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कितने कंपोनेंट थे। तो मैं पीछे वीडियो में जाता हूँ और मैं बताता हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में था वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये था ना। अब मैं जाता हूँ अपने क्वेश्चन पे और देखता हूँ कि यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। और पेंशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, डोमेस्टिक इनकम में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही फॉर्मूला है ना NDP एट FC निकालने का। समझ के बात। तो अब अगर आप देखो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर ये तीन कंपोनेंट आते हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखाए। कौन कौन से, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। और ये बताया आपको कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है उसके तीन हिस्से हैं, एक तो डिविडेंड है, एक कॉर्पोरेशन टैक्स है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कितने पार्ट दिए हुए हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का सिर्फ वेजेस दिया हुआ है और यहां से सोशल सिक्योरिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी को ऐड करके कॉम्पनसेशन निकाल ली, यहाँ पे निकल जाएगी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो अब देखते हैं रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। मगर प्रॉफिट के जो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट कौन से थे, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। ये तीनों के तीनों मिला के, ये 2 और 3, ये तीनों के तीनों मिला के क्या बन जाएगा, ये तीनों के तीनों मिला के हमारा बन जाएगा प्रॉफिट। समझ गए बात। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो प्रॉफिट है इसके तीनों कंपोनेंट ऐड करके हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल देना है। और इसका तीसरा जो कंपोनेंट था वो था मिक्स्ड इनकम, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं मिक्स्ड इनकम हमें दी हुई है कि नहीं दी हुई। हमें मिक्स्ड इनकम भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में मिक्स्ड इनकम हमने लिख ली। अब इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। और अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो डोमेस्टिक इनकम जो भी निकले प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि आपके ये जो क्वेश्चन है इसमें 1000 दी हुई है। अब आप भी सोच रहे होगे मैं इतना घुमा फिरा के क्यों निकाल रहा हूँ, मैं ये डायरेक्ट भी निकाल सकता था जैसे बुक में होते हैं। मैं ये इतना घुमा फिरा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको रिलेट करके समझा सकूं, ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े।
समझ के बात। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इसके सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नंबर वाइज देखेंगे तो ही समझ आएगा। सीधा इस टॉपिक पे कूद रहे हैं या सीधा ये टॉपिक देख रहे हैं तो समझ आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर। तो एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि अगर हम फाइनल खर्चे भी ऐड कर लें, सिर्फ फाइनल खर्चे ऐड करें तो भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी, क्योंकि जो एक बंदे का खर्चा होता है वो दूसरे बंदे की इनकम होती है। तो खर्चे ही इनकम हुए ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए और आपने मेरे से ट्यूशन्स रखी, तो आपसे मैंने पैसे ले लिए, वो पैसे मेरी क्या हुई, इनकम। तो एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होती है। तो अगर हम खर्चे भी ऐड कर लें तो भी तो नेशनल इनकम मिल सकती है ना। ये मेथड कहता है कि अगर हम सिर्फ फाइनल खर्चे ऐड करें तो भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स नहीं आए तो ये मेथड नहीं आएगा, और आपको साथ साथ पॉज कर करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर करता है, हाउस होल्ड वगैरह, और दूसरा आ जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी तो कुछ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है ना। तो कई बुक्स में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको कई बुक्स में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है, या टोटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितनी हुई, ठीक है। अब ये जो वर्ड ग्रॉस यूज किया गया ना, इसकी वजह से थोड़ा आगे बताऊंगा फर्क पड़ता है, आगे जो इन सबको ऐड करके निकलता है उसमें फर्क पड़ता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा गया है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ये 3 कंपोनेंट है। अगर ये 3 कंपोनेंट दिए होंगे तो इनको ऐड करके ही हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। पहला आ जाता है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा आ जाता है गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, तीसरा इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। तो ये 3 फिक्स टाइप के इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं दी हुई न्यूमेरिकल में तो ये तीनों ऐड करके आप फिक्स इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, या जितने भी दिए हुए हैं उनको ऐड करके। जो इसका सेकंड कंपोनेंट आ जाता है उसे हम कहते हैं, सेकंड कंपोनेंट को हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। तो ये जो चेंज इन स्टॉक है ये बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी एक टाइप की। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे मेरे को सी लिखना चाहिए था क्योंकि ये बी पार्ट है तो ये सी है, ठीक है। मैंने हबड़ा दुबड़ी में लग रहा है ऐसे कर दिया। तो अब आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एक्सपोर्ट्स को एक्स कहते हैं कैपिटल, और इंपोर्ट्स को एम कहते हैं। अब एक और बात ध्यान से समझ लेना, जो पहला पार्ट है जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आ गए, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों आ गई, और तीसरा कंपोनेंट था इसका नेट एक्सपोर्ट। इन तीनों को ऐड करेंगे तो मैंने बताया था ना ये ग्रॉस वर्ड आ गया, तो आंसर ग्रॉस में ही आएगा। समझ गई बात। अगर यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट दिया होता तो आंसर नेट में आता। दूसरी बात, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, इसलिए आंसर डोमेस्टिक में आ रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं सर नेट एक्सपोर्ट तो है। भाई नेट एक्सपोर्ट्स को छोड़ो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है नहीं, है ना। तो इसलिए इसमें आंसर डोमेस्टिक में आ रहा है। तो प्रोडक्ट तो हर एक के पीछे होता ही है, जीडीपी हो एनडीपी हो, प्रोडक्ट तो लास्ट में लगता ही है। अब ये मार्केट प्राइस क्यों लगा है, क्योंकि जब भी आप खर्चा करते हो, ये मेथड कौन सा है, खर्चे वाला, तो जब भी आप खर्चा करोगे तो मार्केट प्राइस पे करोगे ना। इसीलिए आपका जब भी इस मेथड से टोटलिंग करके कुछ निकालोगे तो मार्केट प्राइस पे ही निकलेगा। आई होप ये आपको समझ आ रही होगी। तो अगर आपको एक बार जीडीपी एट एमपी निकल गया, तो अगर इसमें में से मैं माइनस करता हूं डेप्रिसिएशन, तो ये जो ग्रॉस है ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा एनडीपी एट एमपी। समझ गए ना बात। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आपको पुरानी वीडियोस नंबर वाइज देखनी पड़ेंगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने 1 2 3 करके सारे नंबर वाइज लगाए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तभी ये चीज समझ आएगी। अब ये जो नेट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मुझे इसको नेशनल बनाना है, क्योंकि नेशनल इनकम तो एनएनपी एट एफसी होती है ना। तो डोमेस्टिक की जगह नेशनल लाने के लिए मैंने इसमें प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या बन गया ये, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मगर मुझे तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट में चाहिए, नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट में होती है। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस में से ये जो मार्केट प्राइस है माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये भी पुरानी वीडियो में नंबर वाइज एक्सप्लेन किया है। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो मेरे को जो मिलेगी चीज वो होगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है। तो इस मेथड को
जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे आगे जीडीपी एट एमपी आएगा, उसको हमने कैसे एनएनपी एट एमपी पे कन्वर्ट करना है वो चीज़ मैंने सारी आपको बताई। अब इस मेथड के कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो फॉलो करेंगे तभी हमारा आंसर अच्छे से निकलेगा। तो कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई ये ऐड होता है नेशनल इनकम में, नहीं होता बताओ जी, क्यों नहीं होता ये भी बताओ जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो पहला जो प्रिकॉशन है हमारा वो है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर टू बी टेकन। जो फाइनल एक्सपेंडिचर है सिर्फ वही लेने हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं लेने। समझ गए बात, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। अब ये डबल काउंटिंग क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा, आगे पूरी वीडियो है इसके ऊपर एक। तो एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेने, क्योंकि जब उनको फर्स्ट हैंड लिया गया था उनका खर्चा तभी ऐड कर लिया गया था नेशनल इनकम में। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, जो भी शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे आप खर्चा करते हो वो भी नेशनल इनकम पे नहीं लेना, क्योंकि शेयर्स एंड बॉन्ड्स जब भी मैं कोई शेयर खरीदता हूँ मार्केट में या बेचता हूँ, उसका उस कंपनी की आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है, मैं खरीद रहा हूं बेच रहा हूं तो मनी एक्सचेंज हैंड्स, समझ की बात, शेयर और मनी एक्सचेंज कर रहे हैं हैंड्स, वो पैसे उसके पास तो पहुंचते ही नहीं। किसके पास नहीं पहुंचते पैसे, वो पैसे उसके पास नहीं पहुंचते, क्या कहते हैं अपना जो है कंपनी के पास नहीं पहुंचते। कंपनी के पास तभी पहुंचते हैं जब इनिशियल आईपीओ आता है, समझ गए ना बात, जब पहली बार आईपीओ आएगा तभी वो पैसे कंपनी के पास पहुंचते हैं। जो मार्केट में खरीद बेच हो रही है शेयर की, वो पैसा कंपनी के पास तो पहुंचता नहीं, वो तो इन्वेस्टर्स के बीच में ही एक्सचेंज हो रहा होता है। इसलिए शेयर मार्केट में जो भी आप खरीदते बेचते हो वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करना। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, जो भी सरकार वन साइडेड पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, कोई स्कॉलरशिप दे दी, कोई पेंशन, ओल्ड एज पेंशन दे दी, वो चीज नेशनल इनकम में ऐड नहीं करनी। ठीक है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आपने कोई भी गुड्स बनाए सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, तो गुड्स बनाए हैं तो उसकी वैल्यू ऐड करनी है, सर्विसेज की वैल्यू ऐड नहीं करनी। अब इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, वो आपको समझा रहा हूं, मगर नंबर वाइज समझोगे तो आपका फायदा रहेगा। सबसे पहले आपको आ जाता है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी। आपको ये नहीं बताया कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कौन से मेथड के कंपोनेंट्स यहां आपको मिल रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सरकार ने खर्चा किया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। तो इन दोनों को मिलाएं तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया ना, समझ गए बात। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या था हमारा दूसरा कंपोनेंट था हमारा इन्वेस्टमेंट, ये वाला ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट दी हुई है इधर, तो यहां दिया हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और तीसरा कंपोनेंट क्या था हमारा, नेट एक्सपोर्ट्स, तो वो भी दिया हुआ है। तो तीनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हो सकता है। तो अब मैंने आपको बताया था जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी मिलेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि हमें जो जीडीपी एट एमपी निकालना था क्वेश्चन में, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आएंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है, वो एक ही बात है। और तीसरा नेट एक्सपोर्ट्स होता है इसका फॉर्मूला, और नेट एक्सपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो नेट एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे ऐड करके इसका आंसर आ जाएगा जीडीपी एट एमपी पे। और अगर हमने जीडीपी एट एफसी निकालना है तो ध्यान से देखिए, जो जीडीपी एट एमपी है, जो मार्केट प्राइस है, उसमें में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यूज और माइनस कर देंगे तो सीधा ही निकल जाएगा। ये आसान तरीका है अगर आपको फॉर्मूले या कंपोनेंट याद होता है तो। दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। आपको सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं, अब आपको देखना है कि ये कंपोनेंट कौन से मेथड के हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, करोड़ भी हो सकता है, रुपीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ यूनिट्स नहीं लिखे। दूसरा कंपोनेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट वाला। तो आप देखो इन्वेस्टमेंट है कहीं, एक तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दी हुई है, और एक दी हुई है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, मतलब ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब आप ध्यान से सोचो, जो जो कंपोनेंट था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसमें कौन कौन से आते थे, एक आता था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक आता था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के 3-4 पार्ट थे, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है, और रेजिडेंशियल भी तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना। तो जब हमें पूरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दी है तो उसके पार्ट को क्यों ऐड करना, अगर उसके पार्ट को भी ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बड़ा लेवल जो
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसी के अंदर ये आ जाता है, इसीलिए तो ये 10,000 है और ये 6,000 है। समझ गए ना बात। तो तीसरा कंपोनेंट था नेट एक्सपोर्ट, वो हमें दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो उसकी जगह 0 ले लो या उसको फॉर्मूले में दिखाओ ही ना। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको ऐड करके जीडीपी एट एमपी आता है। मगर अगर आप देखें तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दी हुई है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है जो होती है चेंज इन स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्या पता वो डायरेक्टली दिए होते। तो अगर हम ये सारे कंपोनेंट ऐड करते हैं तो हमें जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। मगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो अब जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी का सफर शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने जीडीपी एट एमपी निकाला है उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, नेट, बाकी सारे सेम रहेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्केट प्राइस है इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अगर आपको ये फॉर्मूलों में कंफ्यूजन है और सीधा आप इसी वीडियो पे टपके हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए और नंबर वाइज सारी वीडियोस देखनी चाहिए, उससे आपको एकदम से समझ आ जाएगा। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, समझ गए बात। आपको नंबर वाइज ही देखना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आप पहले से ही पढ़ के आए हो। अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हो और सारा बैकग्राउंड क्लियर है तो सीधा ये वीडियो थोड़ी ना देखोगे, आपको तो फिर आता ही होगा। तो आपको नंबर वाइज देखना पड़ेगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड शुरू करवाने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाएंगे और नंबर वाइज चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये टॉपिक क्या है और कैसा है। सीधा ये टॉपिक पे अगर आप आ गए हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन by each producing enterprise in the economy during 1 year. This method is also called industrial origin method और net output method। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो वीट है, ठीक है, वीट है, वीट का आटा बना, ठीक है, वीट का आटा बना तो ये वैल्यू ऐड हुई है ना। तो वैसे ही आटा बनाती है चक्की, ठीक है, तो वैसे ही आटे की चक्की से बिस्किट्स बने, ठीक है, बिस्किट्स वाली कंपनी ने भी तो कुछ वैल्यू ऐड की। अगर मान लो आटा है आपका 5 रुपये केजी, ठीक है, यहाँ पे आपको उल्टा बोल गया मैं, जो व्हीट ग्रेन्स हैं वो है 5 रुपये पर केजी, आटा आपको मिल रहा है 25 रुपए किलो, डिफरेंट हो सकता है रेट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई 20, और अगर बिस्किट बिक रहे हैं 100 रुपए केजी, ठीक है, तो वैल्यू एडेड कितनी हुई 75। तो ऐसे ही हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। अगर इन सारी वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे तो भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी, ऐसा इस मेथड का कहना है, ठीक है। अब वैल्यू एडेड निकालने का ये सबसे आसान मेथड है, बाकी जो 2 मेथड है उनसे भी आसान है क्योंकि इसमें कंपोनेंट बहुत कम है। तो वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल्स टू, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, जो बनाया माइनस जो खरीदा, समझ गए बात। अब अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कितना माल बनाया, अगर आपकी दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कैसे पता लगेगा। जो सेल हो गया वो भी तो बनाया ही था ना। तो पहला कंपोनेंट क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक में ऐड ऑन हुआ है वो भी तो बनाया ही है ना। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इनपुट्स, ये वाली जो वैल्यू ऑफ इनपुट्स हैं वो क्या है, ऑल परचेजेस बाय द फर्म। जो भी फर्म कोई भी परचेज करती है बाहर से सामान, उनको वैल्यू ऑफ इनपुट्स कहा जाता है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स की वैल्यू विच इंक्लूड्स ऑल फैक्टर इनपुट्स अदर देन लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसमें वो सारे फैक्टर इनपुट्स आ जाते हैं अदर देन लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम कहते हैं वो सारी चीजें जो नॉन फैक्टर हैं, लाइक रॉ मटेरियल टाइप चीजें जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं। अब आपको बता दूं, अगर आपने वैल्यू एडेड निकाल ली, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करके, तो वैल्यू एडेड बाय फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट अप टू एन यूनिट, जितनी भी कंपनी है, अगर सबकी वैल्यू एडेड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज नहीं समझी तो नेशनल इनकम उल्ट पुल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे कंपनियों की या सारे सेक्टर्स की वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ग्रॉस वैल्यू एडेड को कहते हैं जीडीपी एट एमपी।
यहाँ जी तो चलो ग्रॉस की जगह तो जी आ गया क्योंकि यहाँ पे भी ग्रॉस है, ठीक है। डोमेस्टिक क्यों आया? क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड में हमारा कोई भी कंपोनेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या NFYA को नहीं बताता। प्रोडक्ट तो हर एक के पीछे आता ही है, ये तो आपको पता ही है। मार्केट प्राइस क्यों आया? मार्केट प्राइस वैल्यू एडेड मेथड में इसलिए आया कि जब भी हम वैल्यू ऐड करते हैं वो मार्केट प्राइस में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 kg व्हीट ग्रेन्स हैं 5 रुपीज के और आटा बन के हो जाते हैं 25 रुपीज के, तो मार्केट वैल्यू में ही चेंज आता है ना। तो जब भी वैल्यू एडेड मेथड करना है या एक्सपेंडिचर मेथड करना है तो वो मार्केट प्राइस पे होता है। समझ गए बात? अब हमें मिल जाता है जीडीपी एट एमपी। अगर आपको जीडीपी एट एमपी मिल गया है, नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी। इस पे कैसे जाना है, इसमें मैंने पिछली सारी वीडियोस बना दी हुई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि हमें सबसे पहले यहाँ है ग्रॉस, हमें करना है इसको नेट में कन्वर्ट। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये चीज़ नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और सेकेंड हमें नेशनल बनाना है, यहाँ है डोमेस्टिक, तो NFY ऐड करेंगे तो ये नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ है मार्केट प्राइस, हमें बनाना है फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं NNP एट FC, जो कि नेशनल इनकम होता है। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले अभी नहीं समझ आ रहे इस वीडियो में, तो मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक कॉपी और पेन पकड़ लें और नंबर वाइज वीडियो देखते हुए फुल मतलब पॉज कर करके साथ साथ लिख लें। और अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरा नाम बदल देना, मगर नाम बदल के कोई अच्छा सा नाम रखना, ठीक है। अब इस मेथड की प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं इन मेथड्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रिकॉशन है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब फर्स्ट हैंड गुड आपने खरीदा है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है। सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू के ऊपर जो भी आपने खर्चा वगैरह किया है वो ऐड नहीं होता। दूसरा वही कमीशंस, जो भी आपने कमीशंस दी हैं या अर्न की हैं सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स के लिए, तो वो जो कमीशन एजेंट है उसकी तो मेन इनकम हो गई ना, मेन इनकम है उसकी, तो कमीशन एजेंट की तो कमीशन इनकम है। समझ के बाद तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए, इसीलिए आप उसको इग्नोर नहीं करोगे। ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जब भी आप अपने लिए कोई गुड बना रहे हो, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो, सिर्फ गुड की, सर्विस की नहीं, अगर गुड की प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट होगी। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो माइनस करनी है, वो प्लस थोड़ी ना करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। इंप्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ये तो पुरानी प्रिकॉशन की तरह जो पिछले मेथड में मैंने करवाई थी। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। मैंने अभी बताया कि भाई सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप सर्विसेज बनाते हो वो ऐड नहीं होती नेशनल इनकम में। मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर क्यों नहीं होती, जब गुड्स ऐड होते हैं, जैसे किसान अपने लिए गुड बनाता है तो उसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड हो जाती है, सर्विसेज की क्यों नहीं होती? मैंने कहा वो इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर मैं अपने आप को खुद को नहला रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं अपने लिए सेल्फ सर्विस कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू इतनी है। मैं अपने घर में खुद झाड़ू मार रहा हूँ, इसकी सर्विस की वैल्यू इतनी है। दूसरा बंदा कहेगा सर नहीं, मैं जो अपने घर में पोछा मारता हूँ उसकी वैल्यू लाख रुपए होती है। तो ऐसे सर्विस का तो मापने का कोई पैमाना ही नहीं है ना। गुड को मापने का तो पैमाना है, उसकी तो मार्केट में एक वैल्यू है। सर्विसेज को, क्योंकि कोई उस सर्विस के कितने पैसे ले रहा है, कोई उस सर्विस के कितने पैसे ले रहा है, इसलिए ये कंफ्यूजन हमने नेशनल इनकम में क्रिएट नहीं की। इसलिए इस मेथड में जो भी सर्विसेज बनाते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उनकी वैल्यू ऐड नहीं होती। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वैल्यू एडेड नापनी आपने तो जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होती है वही उनकी वैल्यू एडेड होती है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालनी है फर्म ए की और फर्म बी की। ऑल्सो फाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ये डाटा दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है ए की, परचेज दिया हुआ है बी टू ए, ये सारा का सारा डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ए फर्म की वैल्यू एडेड देखनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो अब सबसे पहले मैं देखूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए। मैंने वी कैपिटल ओ कैपिटल ए थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए, इसका क्या फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मैं देखूंगा सेल ऑफ ए कितनी है, ये गिवन है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक ऑफ ए, चेंज इन स्टॉक ऑफ ए ये इसका क्लोजिंग स्टॉक है, ये इसका ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू एडेड निकाल ली, सेल्स भी लिख ली प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ इनपुट्स। जो ए ने इनपुट्स खरीदे, क्या खरीदा था, परचेजेस फ्रॉम बी, यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, परचेजेस फ्रॉम बी बाय ए, तो ये कितना है 40, तो उसने 40 खरीदा, ठीक है। तो अब अगर मैंने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए लगानी है, दैट इज इक्वल्स टू जो भी इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी माइनस जो भी इसकी वैल्यू ऑफ इनपुट थी, ये इसका वैल्यू एडेड आ गया।
सिमिलरली वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखते हैं इसकी सेल दी हुई है, हाँ जी दी हुई है, बिल्कुल सेल दी हुई है बी की, और चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, ये दोनों ठीक है ना, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ये वाला दिया हुआ है। तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म बी निकाल लोगे। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू ऑफ इनपुट्स, जो बी ने इनपुट्स लिए हैं वो कहां से लिए हैं, ये है ना कंपोनेंट परचेज फ्रॉम ए बाय बी, तो ये बी का इनपुट हो गया 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका परचेज फ्रॉम फर्म परचेज यहाँ पे लिखना था परचेज फ्रॉम फर्म ए लिखना था। तो उसने 60 का परचेज किया, चेक कर लेते हैं, हाँ भाई 60 का परचेज किया है। तो जो भी उसके परचेजेस थे वो हमने क्या करने हैं, वो माइनस कर देने वैल्यू ऑफ आउटपुट से। तो इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी 190 और इसके परचेजेस थे 60 के, तो माइनस किया तो ये 130 आ गया। अब ध्यान से समझना, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दोनों की वैल्यू ऐड की तो हमारे पास कितना आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड किसके बराबर होती है, जीडीपी एट एमपी के बराबर होती है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी। समझ गए बात, वैल्यू एडेड बाय ए तो निकालनी थी, निकाल ली, बी भी निकालनी थी, निकाल ली। अब हमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोनों की वैल्यू एड को ऐड करूंगा तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बनेगी, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होती है। तो अगर मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। तो मैं देखता हूं जाके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा दिया हुआ है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म इज 30। तो मैं क्या करता हूं, इसमें में से 30 को माइनस कर देता हूं, तो हमारे आगे जो वैल्यू आ जाएगी वो जीडीपी एट एफसी की आ जाएगी। अगर आपको ये फॉर्मूले बनाने नहीं आ रहे कि ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है या फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाना है, तो इसकी मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। चैप्टर चल रहा है नेशनल इनकम का। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे और शायद आप दोबारा किसी और के चैनल पे जाना पसंद ही ना करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डबल काउंटिंग का मतलब है कि अंडर दिस द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स और वेरिएबल्स आर काउंटेड मोर देन वंस। जब भी आप नेशनल इनकम निकाल रहे होते हो, नेशनल इनकम निकालते टाइम अगर आप किसी भी चीज की वैल्यू को एक से ज्यादा बार कंसीडर करते हो या ऐड कर देते हो, उसे डबल काउंटिंग कहा जाता है। एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है तो वेजेस एंड सैलरीज उसका पार्ट है। वेजेस एंड सैलरीज भी दिया हुआ है, कंपनसेशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपने दोनों के दोनों ऐड कर लिए, आपने मेन फिगर को भी ऐड कर लिया, जो उसका पार्ट था कंपोनेंट का उसको भी ऐड कर लिया, तो ये डबल काउंटिंग होगी ना। जैसे प्रॉफिट के 3 पार्ट है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है और डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया हुआ है, तो आपने प्रॉफिट के साथ वो भी ऐड कर लिए, बल्कि वो तो पहले से ही उनका पार्ट है, तो इसे डबल काउंटिंग कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे फादर की तनख्वाह है 10,000 और वो अपनी तनख्वाह में से मुझे 2,000 रुपया पॉकेट मनी देते हैं, तो हमारे टब्बर की तनख्वाह 12,000 थोड़ी ना हुई। अगर उन्होंने 2,000 दिए तो वो तो उनकी जेब से माइनस हो गए, तो मेरे पास 2,000 हो गए, तो टब्बर की तनख्वाह तो उतनी की उतनी रही ना। तो डबल काउंटिंग का मतलब है किसी भी चीज की वैल्यू को एक से ज्यादा बार कंसीडर करना वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को जो है अवॉइड करने का क्या तरीका है। पहला, फाइनल आउटपुट मेथड, सिर्फ फाइनल चीजों की वैल्यू ऐड करो। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड वी ओनली कंसीडर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करनी चाहिए। दूसरा आ जाता है वैल्यू एडेड मेथड, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, वैल्यू ऑफ इनपुट होता है, उसको माइनस करके वैल्यू एडेड निकालना होता है, और हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी जितनी वैल्यू ऐड हुई है उन सबको ऐड करना होता है। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट and the value of input, that is intermediate consumption of each and every producing unit. Sum total of all the value added will result in GDP at MP। तो इसमें बताया कि अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को वैल्यू ऑफ इनपुट से माइनस करेंगे तो आपको जो भी मिल जाएगा वो चीज वैल्यू एडेड होगी, और अगर वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस की वैल्यू एडेड को ऐड कर लेंगे तो आपको जीडीपी एट एमपी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तो अगर आपको डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो ये 2 मेथड्स हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, टॉपिक का नाम है जीडीपी एट करंट प्राइस, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। ये सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, पहले आपको सिंपल वर्ड समझाता हूँ, फिर थोड़े टेक्निकल टर्म्स में जाऊंगा। तो जितना भी हमारे कंट्री में माल बना, जीडीपी क्या होता है, विद इन द कंट्री जितना माल बना, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं करंट ईयर प्राइस से, आज के प्राइस से, तो जो भी वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। सिंपल, करंट प्राइस मतलब आज का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, आज का प्राइस मतलब जो करंट ईयर है उस ईयर में क्या प्राइस रहा, समझ गए बात। और जो उस ईयर में जो टोटल डोमेस्टिक टेरिटरी में माल बना है, वो माल, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो 100 यूनिट बने, मल्टीप्लाई बाय जो उसका प्राइस है उस साल में, तो जो भी आया वो होगा जीडीपी एट करंट प्राइस। तो अब इसको थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि पेपर में तो इंग्लिश में लिखना होता है ना, तो अब बताता हूँ। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रॉस का कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 ईयर के अंदर। तो मार्केट वैल्यू दैट इज द प्राइस फॉर करंट ईयर इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी एट करंट प्राइस। जब भी आप जीडीपी एट करंट प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं या निकालना चाहते हैं, तो जो प्राइस लेंगे या जो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो प्राइस लेंगे वो करंट ईयर का ही लेंगे, बेस ईयर का या पुराने साल का बिल्कुल नहीं लेंगे, समझ गए बात। तो ये है क्या, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, उसमें डेप्रिसिएशन भी डाल लो, और जो भी प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करोगे वो प्राइस करंट ईयर का ही होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस, इट इज इक्वल्स टू क्यू मतलब जो भी जीडीपी निकली है, मतलब विद इन द कंट्री माल बना है, मल्टीप्लाई बाय जो करंट ईयर प्राइस है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, टॉपिक का नाम है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज जाके चेक करोगे तो सारे के सारे समझ आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है जितना भी विद इन द कंट्री काम हुआ, मतलब जितना भी फाइनल आउटपुट बना, लेट क्यू आउटपुट बना, मल्टीप्लाई कर दें अगर उसे प्रीवियस ईयर प्राइस से, तो हमें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मिल जाता है। तो अब अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी मार्केट वैल्यू एक कंट्री के अंदर, और उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगा। डेप्रिसिएशन क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि ये जीडीपी है, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट है, तो जब डेप्रिसिएशन तो होता ही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक साल के बीच बीच में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी अगर मार्केट वैल्यू पता कर ली जाए, ठीक है, और वो जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो कांस्टेंट प्राइस की होगी। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस की होगी, ये सबसे मेन चीज है। करंट ईयर प्राइस की बिल्कुल नहीं लेनी, समझिए बात। तो मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है, बेस ईयर प्राइस पे लेनी है। तो अब अगर मैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला आपको बताऊं, तो क्यू मतलब जीडीपी मल्टीप्लाई बाय पी जीरो, जिसको पी नॉट भी कहा जाता है, या बेस ईयर प्राइस, पुराने साल का प्राइस, ठीक है। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। मान लो हमने 100 यूनिट्स बनाए और आज का प्राइस है 10, तो ये आपका निकला, ये करंट ईयर प्राइस है, ठीक है। तो ये आपका निकला जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, ठीक है। और अगर आपने जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है, तो मान लो 100 यूनिट्स बने और पिछले साल प्राइस था 8 रुपए, तो ये जो आया है आपका, ये आया है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, समझ गए बात। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नॉमिनल जीडीपी और चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मैं ये पहले टॉपिक करवा चुका हूं, मगर नॉमिनल जीडीपी के नाम से ये टॉपिक मैंने आपको नहीं करवाया था। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि करंट ईयर प्राइस को जीडीपी ऑफ करंट ईयर से मल्टीप्लाई करना। विद इन द कंट्री जितना भी माल बना है, उस माल को, जो माल बना है, गुड्स एंड सर्विसेज बने, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनको अगर आज के प्राइस से, करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो नॉमिनल जीडीपी हमें मिल जाता है। तो इसकी मीनिंग पढ़ूंगा इंग्लिश में। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री यूजिंग करंट ईयर प्राइस, मतलब आज का प्राइस इस्तेमाल करना है, समझ गए बात। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइस, इसको जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहा जाता है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा कि विद इन द कंट्री जितना माल बने उसको मल्टीप्लाई करो करंट ईयर प्राइस से, तो हमें नॉमिनल जीडीपी मिल जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नॉमिनल जीडीपी से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, फिर बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रियल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब विद इन द कंट्री जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री यूजिंग बेस ईयर प्राइस। तो मतलब जब भी विद इन द कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, ठीक है, मल्टीप्लाई करें अगर हम उसको बेस ईयर प्राइस से, पुराने साल के प्राइस से, तो हमें रियल जीडीपी मिल जाती है। नॉमिनल जीडीपी क्या कहता था? करंट ईयर प्राइस। रियल जीडीपी क्या कहता है? बेस ईयर प्राइस। तो अगर हम देखें तो जो रियल जीडीपी है वो मेन इंडेक्स है जो पता लगाने के लिए कि भाई हमारी जीडीपी में कोई इंक्रीज आया है कि नहीं आया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो इस साल हमने 100 यूनिट्स बनाए और इस साल का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस है मान लो 10, तो हमारा माल कितना बना? हमारा माल बना 1000 रुपए का। ठीक है। अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं तो रियल जीडीपी कहती है कि जितना भी माल बना मल्टीप्लाई करो उसको पुराने साल के प्राइस से। मान लो पुराने साल का प्राइस है 8, तो हमारा आंसर कितना आया? 800। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज्यादा आई और जो रियल जीडीपी है वो कम आई। ठीक है। इसका आंसर क्या है कि जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए। प्राइजेस के बढ़ने की वजह से हमारी जो जीडीपी बढ़ रही है, ना कि क्वांटिटी के बढ़ने से। क्वांटिटी तो सेम है बट प्राइजेस बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन आती है। तो इस वजह से नॉमिनल जीडीपी आंसर ज्यादा दिखाती है और रियल जीडीपी बताती है कि असली पिछले साल के हिसाब से असली में अभी काम कितना हुआ है, ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। ठीक है। तो ज्यादातर पॉलिटिशियंस जब चालूपंथी करते हैं, जब चालाकी करते हैं, तो वो जीडीपी को पुराने साल की बजाय करंट ईयर से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं, जबकि अगर माल उतने का उतना ही बना है, ठीक है, तो कई केसेस में क्या होता है, माल पिछले से भी कम बना होता है मगर करंट ईयर में प्राइसेस इतने हाई होते हैं कि जो जीडीपी का डाटा है वो काफी ज्यादा आ जाता है। ये चालाकी कर जाते हैं। समझिए बात। तो आपको पता लग गया होगा कि भाई रियल जीडीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉमिनल जीडीपी से। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है। टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जीडीपी एट करंट प्राइस है वो कैसे निकलता है? करंट ईयर जीडीपी को करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके। दूसरी तरफ कांस्टेंट ईयर वाला जो है, कांस्टेंट प्राइस वाला कैसे निकलता है? करंट ईयर जीडीपी को बेस ईयर प्राइस मतलब पुराने साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करके आंसर निकलता है। तो जीडीपी एट करंट प्राइस का अगला पॉइंट है, इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस राइज एंड देयर इज नो इंक्रीज इन जीडीपी। एग्जाम्पल देता हूं कि जीडीपी एट करंट प्राइस फिर भी ज्यादा हो सकता है जब जीडीपी सेम आए बट प्राइजेस बड़े हों। जैसे मान लो ये 100 क्वांटिटी बनाई अभी के लिए, जो अभी का प्राइस है वो है 10, जो पुराने साल का प्राइस था वो 8, तो क्वांटिटी तो दोनों में सेम बनी, तो जीडीपी जो करंट प्राइस पे है वो 1000 आ रही है और जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो 800 आ रही है। इसका मतलब ये है कि इवन क्वांटिटी सेम रहे तो प्राइस के बढ़ने की वजह से करंट ईयर जो करंट प्राइस है, जीडीपी एट करंट प्राइस है, वो आंसर ज्यादा दिखा देती है, जो कि सही इंडेक्स नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम चलें, इट कैन ओनली इंक्रीज इफ देर इज इंक्रीज इन जीडीपी। अगर असल में जीडीपी बढ़ी है तो अगर पुराने साल का प्राइस लेंगे तो ही आंसर ज्यादा आएगा। थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी और इसको रियल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है। इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, क्योंकि करंट ईयर प्राइस ले लेता है और करंट ईयर में इन्फ्लेशन पिछले साल से तो ज्यादा होती है तो प्राइसेस हाई होते हैं, तो ये एक अच्छा मेजर ऑफ वेलफेयर नहीं है। ये एक अच्छा मेजर ऑफ वेलफेयर है, ठीक है, क्योंकि इसमें पुराने साल के प्राइस लेते हैं। तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो ही आंसर ज्यादा आएगा क्योंकि प्राइस तो पुराने साल का ले रहे हैं ना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। चैप्टर नेशनल इनकम का है। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये एक रेशो होती है। रेशो का मतलब होता है ए रेशो बी, मतलब ए ओवर बी। तो ये किसकी रेशो है? करंट ईयर प्राइस पे जीडीपी देखा जाए और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे जीडीपी देखा जाए। तो अब अगर ध्यान से सोचो, अगर आपने इंडेक्स नंबर हल्का फुल्का किया है तो इंडेक्स नंबर में फॉर्मूला क्या होता था? करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस, मतलब कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस को नीचे ले लिया, जो करंट ईयर की जीडीपी करंट प्राइस पे उसको ऊपर ले ली, बेस ईयर की नीचे ले ली। समझ गई बात? अगर आपका आंसर
100 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है जीडीपी पहले से बड़ी है। समझ गए बात। और अगर आपका 100 से कम आ रहा है तो मतलब जीडीपी पहले से गिरी है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जीडीपी पहले से कितना डिफ्लेट हुई है, पॉजिटिव गई है या नेगेटिव गई है। 100 से ज़्यादा आंसर आएगा तो पॉजिटिव गई है, 100 से कम आंसर आएगा तो नेगेटिव गई है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर में आपको पता है, मैं फिर से बता दूं, करंट ईयर ऊपर होता है, ये मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया, हाँ, करंट ईयर ऊपर होता है और बेस ईयर नीचे होता है, इनटू 100 करके, ये तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है। तो आपको पता ही है ना, इंडेक्स नंबर में 100 से ज़्यादा आता है तो पॉजिटिव, 100 से जितना कम आंसर है उतना नेगेटिव। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये बताता है कि पिछले साल से जीडीपी बढ़ी है या कम हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जितना ज़्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वेलफेयर होगी, मगर देखते हैं कि ऐसा सचमुच में होता है कि नहीं होता। तो मैंने इसको दो हेडिंग्स में डिस्कस किया है, जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर और दूसरा जीडीपी मे नॉट रेज वेलफेयर। तो अगर जीडीपी को एक अच्छा इंडिकेटर लें वेलफेयर के लिए तो इसके सपोर्टिव आंसर्स क्या है, सपोर्टिव पॉइंट्स क्या रहते हैं कि जीडीपी ज़्यादा है तो क्या होगा, मोर गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन बन रहे हैं, मतलब पर बंदा ज़्यादा काम हो रहा है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट आ रही है इकोनॉमी में, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रही है, हायर लेवल ऑफ डिमांड हो रही है, हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द कंट्री, जितना ज़्यादा माल बनेगा उतना पर बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब उसका मतलब आउटपुट ज़्यादा बन रही है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। मगर कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जीडीपी मे नॉट रेज वेलफेयर। व्हाई सो? सबसे पहला, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इनकम इनइक्वालिटीज। जैसे हमारे कंट्री में जीडीपी लगातार बढ़ रही है मगर क्या हो रहा है, अमीर अमीर हो ही जा रहा है, दो चार खानदान है वही बिजनेस में आगे जाए जा रहे हैं और बाकी सबकी ऐसी की तैसी हो रही है। ये तो आपको पता ही ना, खानदान का नाम लूंगा कहीं केसी न ठोक दें इसलिए नाम नहीं ले रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जीडीपी ग्रोथ इग्नोर्स द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ भी गई तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या है, इस चीज को तो हमने इग्नोर कर दिया ना। हमने कंज्यूमर गुड्स बढ़ा के जीडीपी बढ़ाई है या वॉर टाइम गुड्स बना के जीडीपी बनाई है। अगर वॉर टाइम गुड्स बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स है नहीं, वॉर टाइम गुड्स बना रहे हैं, जैसे हमारे कंट्री में भुखमरी इतनी ज्यादा है, मिसाइलें बनाई जाएं, रॉकेट बनाए जाएं, उसका क्या फायदा? पहले तो गरीबों को खाना खिलाओ ना। अब मैं ये नहीं कहता कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मैं खिलाफ हूँ, मगर प्रायोरिटीज होती हैं अपनी अपनी, ठीक है ना। तो अगर वो वॉर टाइम गुड्स या कोई और गुड्स बन रहे हैं, लग्जरी गुड्स बन रहे हैं जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है, तो उसको वेलफेयर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी इन केस ऑफ नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, अंडर एस्टिमेशन सॉरी। तो अगर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस हुए हैं, मैंने किसी को पढ़ा लिया फ्री में, उसके बदले मैंने कपड़े ले लिए या कुछ कर लिया, ऐसा कोई नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज होगा तो जीडीपी को मेजर करना ही मुश्किल हो जाएगा कि है कितनी एक्चुअल में। और जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें कहीं कहीं जगह ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन व्हेन जीडीपी राइजेस। चाइना की एग्जांपल, चाइना ने जीडीपी अपनी इतनी बढ़ा दी, पोल्यूशन भी इतने बढ़ा दिए। इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है मगर आपने देखा नहीं, नदियां सारी की सारी काली हो गई हैं। समझिए बात, केमिकल छोड़ दिए नदियों में, हवा सारी की सारी पोल्यूटेड होगी। तो ऐसी बढ़ी हुई जीडीपी को सर में मारना है? खुद सोचो, जीडीपी बढ़ गई तो बीमारियां भी तो बढ़ गई, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बहुत ज्यादा है। समझ की बात। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि जीडीपी बढ़े तो वेलफेयर भी बढ़े। आजकल क्या हो रहा है, जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।